2.0 वर्जन। जी हाँ साथियों, राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज का ये 2.0 वर्जन आप सभी प्रतियोगी साथियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए भी शुरू करते हैं राजस्थान जी की प्रश्नोत्तरी सीरीज 2.0 का 19वीं ये सीरीज। और इस 19वीं सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर संज्ञा दी थी? जी हाँ साथियों, जलियांवाला बाग से भी अधिक नृशंस हत्याकांड की संज्ञा किस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ये बात है? बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, दूधवा खारा या फिर नीमू चना किसान आंदोलन? अपने जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए, क्योंकि आज के इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के कुछ नए नियम और शर्तें भी हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताते चलता हूँ। तब तक आप इसकी कमेंट मुझे फटाफट कर दीजिएगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में फटाफट अपने कमेंट कीजिए। और पहली प्रश्नोत्तरी सीरीज का जो पहला नियम था उसी के बाद यहाँ पर भी आपको कम से कम, जी हाँ, कम से कम 3 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में डालने हैं। 3 प्रश्नों के सही जवाब देने वाले विद्यार्थी को या प्रतिभागी को उनकी एक लिस्ट शॉर्ट आउट की जाती है और उस लिस्ट में से किसी एक प्रतियोगी साथी को इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का विजेता घोषित किया जाता है। और पहले की बात थी, उस विजेता को नगद पुरस्कार और अभिनव आरएस अकेडमी का एक गिफ्ट हैम्पर पुरस्कृत रूप में दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर फटाफट अपने कमेंट कीजिए और आप भी बनिए इस राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज के विजेता। कमेंट आप लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं, फटाफट और भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। प्रत्येक प्रश्न पर कम से कम 100 कमेंट होने चाहिए। यहाँ पर साथियों राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन। साथियों बात करें हम लोग इस प्रश्न की थोड़ी सी डिटेल में जाकर, तो देखिए नीमू चना किसान आंदोलन की एक स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वहाँ पर शासकों के अत्याचारों का शिकार किसान हुए थे, और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। ये देखिए आपके सामने एक ऐसा निर्मम चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिसमें किसानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां यहाँ पर चलाई गई। और ये नीमू चना किसान आंदोलन केवल राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ, और गांधी जी ने कठोर शब्दों में इस आंदोलन की जो भर्त्सना की, इस आंदोलन की बुराइयां की। साथियों अगर मैं बात करूँ इस नीमू चना किसान आंदोलन की, कौन से आंदोलन की बात चल रही है अपने यहाँ पर? नीमू चना की। साथियों नीमू चना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलवर का एक गांव था नीमू चना, और इसमें किसानों की के द्वारा एक शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था, और उस आंदोलन पर महाराज के, अलवर के महाराज के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। साथियों नीमू चना की अगर मैं बात करूं तो नीमू चना आंदोलन हमारे यहाँ पर 1925 में संपन्न हुआ था। 1925 में नीमू चना आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने किसके द्वारा बात कर रहा हूँ? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसको अपना एक समाचार पत्र था उनके द्वारा, यंग इंडिया, कौन सा समाचार पत्र था? यंग इंडिया। इस यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे भी अधिक निर्मम हत्याकांड की संज्ञा दी थी। साथियों अगर मैं बात करूं इस नीमू चना आंदोलन की होने के कारण, तो देखो अलवर में बड़ी समस्याएं रही थी जो आपके शासक और कृषकों के लिए। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं मैं यहाँ पर आपको, अलवर रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर लगभग 80% जो भूमि थी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लगभग 80% अलवर रियासत की भूमि खालसा थी, परंतु फिर भी वहां पर किसानों को वहां पर जो जोतने और बोने के अधिकार पूरी तरीके से दिए हुए थे। परंतु वहां पर 2 चीजों को लेकर बड़े किसान परेशान थे। एक तो वहां पर अंग्रेजों के द्वारा सुअरों को मतलब मारने पर पाबंदी जो लगी हुई थी, और सुअर पूरी की पूरी फसलों को नष्ट कर देते थे। और दूसरा सबसे बड़ा लॉजिकल कारण था, वहां पे जो भू राजस्व थी उनकी दरों में भयंकर वाली वृद्धि कर दी गई थी, और दरों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40% तक की दरों में वृद्धि की गई थी। और इन सब के खिलाफ अलवर के जो किसान थे उनमें उग्रता आई, और उन्होंने उग्र होकर नीमू चना नामक स्थान पर एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी, जिसको हम लोग नीमू चना आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो साथियों ये था आपका नीमू चना आंदोलन। अच्छा एक बात मैं आपसे और कह देना चाहता हूं, यहां पर हमारे पास समय की बाउंडेशंस है, क्योंकि
की हमें प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है, ना कि एक टॉपिक इंडिविजुअल अपन पढ़ा पा रहे हैं। तो साथियों इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में इस टॉपिक के बारे में जितना भी बच्चों को और विशेष जानकारी हो, जहाँ सामान्य जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ विशेष जानकारी हो तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में उस जानकारी को जरूर डालें, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। शॉर्ट समय में अगर कोई बच्चा कमेंट प्लस इस अगर वीडियो को देखे तो उसको पूरी तरीके से इन 10 प्रश्नों का या 20 प्रश्नों का पूरा लाभ उसको मिलने वाला होना चाहिए। तो आइए साथियों हम शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? जी हाँ, मत्स्य संघ की बात हो रही है। यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया की बात चल रही है। एकीकरण की प्रक्रिया में पहला चरण था मत्स्य संघ। उस मत्स्य संघ का कौन सा राज्य, मतलब कौन सी रियासत ऐसी थी जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश यूपी के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, मतलब वो यूपी में मिलना चाहता था। और जबकि यहाँ पर मत्स्य संघ राजस्थान संघ बनाने के लिए किया गया था इसका गठन। तो ऐसा कौन सा था यहाँ पर रियासत? आपके ऑप्शन है उदयपुर, धौलपुर, शाहपुरा और प्रतापगढ़। फटाफट अपने कमेंट कीजिए, राइट आंसर जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंटों में आप लोग कंजूसी ना करें, दबादब कमेंट डालिए आप लोग। आपका कमेंट इस वीडियो को और ज़बरदस्त बनाने वाला है। तो जितने आपके कमेंट्स होंगे, जितने आपके लाइक्स होगी, उतना ही ज़बरदस्त आपका वीडियो बनने वाला है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, धौलपुर। धौलपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी जो, अगर मैं बात करूँ भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर ये रियासत किसके साथ जाना चाहती थी? यूपी के साथ जाना चाहती थी, उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहती थी। परंतु साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सोची समझी रणनीतिगत चाल के साथ में इसको अपने राजस्थान संघ में ही मिलाया गया। और साथियों उन्होंने एक ऐसी रणनीति खेली, क्योंकि उस समय धौलपुर रियासत को अगर बचा लिया जाता तो धौलपुर के साथ में जो बाकी की 3 रियासतें थी, आपकी भरतपुर हुई, करौली हुई, अलवर हुई, क्योंकि इन तीनों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव था। साथियों इन्होंने एक रणनीति के तहत, सरदार पटेल की ने एक रणनीति के तहत धौलपुर के जो वरिष्ठ महाराज थे, उस समय इन सब में सबसे वरिष्ठ महाराज थे धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह जी। तो उदयभान सिंह को उन्होंने आपकी जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ में क्या बना दिया? राज प्रमुख। और उनको राज प्रमुख के पद का मोह दिखाकर और उन्होंने उसको राजस्थान संघ में रख लिया। तो साथियों ये थी आपकी मत्स्य संघ की जो बात, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जाते जाते बची अपनी धौलपुर रियासत। चलिए साथियों अगला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? साथियों बहुत ही शानदार वाली ये प्रश्नोत्तर सीरीज आज होने वाली है और इसके सारे प्रश्न बड़े ही ज़बरदस्त और शानदार है आप लोगों के लिए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और पूरे प्रश्नों के आप लोग जवाब देने का प्रयत्न कीजिए और अंत में एनालिसिस कीजिए कि मेरे कितने प्रश्न राइट और कितने प्रश्न रॉन्ग है। अपनी तैयारी का पूरा एनालिसिस यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। सही जवाब फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। साथियों जब तक आप जवाब कमेंट करें तब तक मैं 2-4 शर्तें इसके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इस 2.0 सीरीज में क्या होने वाला है? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस 2.0 जो वर्जन आया है राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज का, ये आप लोगों के अपार स्नेह है और आप लोगों के इस अत्यधिक उत्साह की वजह से ये वर्जन लाना पड़ा है। अदरवाइज मेरी इच्छा थी कि 18 ही सीरीज में आपकी इसकी डालूं, परंतु आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे बार बार प्राप्त हो रहे थे कि सर इसका दूसरा वर्जन लेके आइए और इस सीरीज़ को थोड़ा सा आगे और चलाइए। तो साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए 2.0 सीरीज़ लाई गई है। और साथियों मैं इस 2.0 सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त होने वाली है। ये सारे प्रश्न अल्टरनेट होने वाले हैं, बहुत कुछ नया इसमें करने वाला हूँ मैं। तो आप लोग बने रहिए और इसके 1-2 शर्तों के बारे में मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। साथियों इसमें आज से ये नियम और किया जा रहा है कि जो भी विजेता होगा उस विजेता का अनाउंसमेंट अगली सीरीज में सबसे पहले फोटो के साथ में किया जाएगा। जी हाँ, उसकी बाकायदा फ़ोटो वहाँ पर अनाउंस की जाएगी। उस फोटो के साथ में जो उसका प्रदर्शन किया जाएगा कि ये विजेता है। तो सारा राजस्थान के युवा उस
प्रतियोगी साथी को देख पाएंगे कि ये व्यक्ति इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का विजेता है। तो कैसे ये भेज पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो प्रश्नोत्तरी सीरीज आज आयोजित होगी उसमें कल आप लोगों को देखना है अपना कमेंट, अपना कमेंट सभी बच्चों को देखना है। अपना कमेंट जब आप देखोगे तो अपने कमेंट का जो पहला कमेंट है, क्योंकि 3 प्रश्नों के जवाब दे रहे हो, तो जो पहला कमेंट होगा उस पहले कमेंट में अगर आपको कोई रेस्पॉन्स आ रहा है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से अगर कोई रेस्पॉन्स आ रहा है वहाँ पर कि आपका फोटो भेजिए या आपका नाम भेजिए, तो मतलब समझ जाइए कि विजेता आप ही है। तो आपको तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन ही उस संबंधित जो नंबर वहाँ पर दिए जाएंगे आपको, वहाँ पर आप लोगों को अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम, अपनी एक फ़ोटो और अपने जो आप वर्तमान में किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में डालनी है ताकि दूसरे दिन आपका अनाउंसमेंट किया जा सके। अच्छा, एक सबसे मुख्य बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रश्नोत्तरी सीरीज की एक विशेषता और है क्योंकि ये सप्ताह में 3 दिन आयोजित होने वाली है। जी हाँ, ये प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक जो शुक्रवार और प्रत्येक रविवार, तो कुल मिलाकर सप्ताह में 3 बार ये प्रश्नोत्तरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं मैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग इसका आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा अजमेर। साथियों, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय की अगर मैं बात करूं तो पत्रकारिता के लिए एक सबसे हाईलाइट जो जगह थी वो थी अजमेर। क्यों हाईलाइट थी? क्योंकि अधिकांश जो समाचार पत्र थे वो यहीं से प्रकाशित हुए थे। और उन समाचार पत्रों की मैं अगर शॉर्ट आउट करूं या शॉर्ट लिस्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 1-2 समाचार पत्रों की बात करूं, एक तो आपका राजपूताना गजट, आपको पता होगा राजपूताना गजट, राजपूताना गजट, ये भी आपका अजमेर से प्रकाशित था। एक आपका देश जो हितैषी था, देश हितैषी, ये देश हितैषी समाचार पत्र भी अजमेर से प्रकाशित था। राजपूताना हेराल्ड आपने नाम सुना होगा, बड़ा हाईलाइट था, राजपूताना हेराल्ड, ये राजपूताना हेराल्ड भी आपके यहीं से प्रकाशित था। और राजस्थान टाइम्स भी, राजस्थान टाइम्स, तो राजस्थान टाइम्स से बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे तो जो अपने अजमेर से प्रकाशित थे साथियों। और इसी कारण से बताया जाता अधिकांश समाचार पत्रों के यहाँ से प्रकाशित होने के कारण ये समाचार पत्र का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था स्वतंत्रता आंदोलन के समय। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए पूछ लिया गया था जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम हुई थी साइंस से 2011 में, वहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों के आया था। साथियों, हम लोग आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। एक वाद्य यंत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिसका प्रयोग विशेष रूप से मंदिर जो होते हैं उनके अंदर तथा राजा महाराजाओं मतलब रियासत काल में जो महल थे उनके मुख्य द्वार पर उस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। आपने जवाब फटाफट कमेंट कीजिए, तब समय नहीं मिलता, 10 सेकंड का समय मिलेगा, 10 सेकंड में आपको कमेंट करना है फटाफट। जी बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सही जवाब की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नौबत। नौबत जो वाद्य यंत्र है साथियों, इस नौबत वाद्य यंत्र को एक अनाउंसमेंट्स टाइप में माना जाता था एक तरीके से। तो यहाँ पर जो मंदिर होते थे उनमें बात करो या फिर राज महाराजाओं के जो महल होते थे उन महलों के मुख्य दरवाजे पर इस नौबत का प्रयोग किया जाता था। देखो मैं आपको नौबत दिखा देता हूँ, इस तरीके का ये नौबत वाद्य यंत्र होता है और बड़ा आकार होता है इसका, लगभग 6 से 7 फीट का आकार होता है ना, और ये अर्ध कटा हुआ टाइप में होता है। अच्छा साथियों, मैं इसकी बात करूं नौबत वाद्य यंत्र की, तो इसके बारे में एक बात और आप ध्यान रखिएगा नौबत वाद्य यंत्र के बारे में। ये पहली बात तो नौबत मतलब ऊपर देखो आपको खाल दिख रही है, ये खाल से मंडा हुआ है, तो मतलब खाल से मंडे हुए वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? अवनद्ध वाद्य। कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अवनद्ध वाद्य होते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्रों के प्रकारों के बारे में अपन पहले वाली जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है, पहले वाली प्रश्नोत्तरी सीरीज का मतलब है जो विद्यार्थियों ने अब तक, जिन प्रतियोगी साथियों ने अब तक हमारे पहले सीजन की प्रश्नोत्तरी सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो तुरंत प्रभाव से प्ले लिस्ट में जाइए। 18 प्रश्नोत्तरी सीरीज वहाँ पर दी हुई है, 1 से 18 प्रश्नोत्तरी सीरीज आपने देख ली तो मतलब आपकी जीके बहुत स्ट्रांग होने वाली है। साथियों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वाद्य यंत्र है आपका अवनद्ध वाद्य, ये है आपका नौबत। साथियों यहाँ पर इसकी अगर मैं बात
करूँ तो धातु का जो अंडाकार कुंडली होती है, देखो नीचे की जो कुंडली है इसकी एक अर्ध अंडाकार है ना, तो उस पर जो भैंसे की खाल होती है उस भैंसे की खाल को मंडा जाता है और मंडकर डोरियों से कसा जाता है। ये डोरियाँ दिख रही है आप लोगों को, इस खाल को इस अर्ध कुंडली पर कसा जाता है और इस प्रकार से ये आपका नौबत तैयार होता है। और फिर इसको बजाने के लिए जो डंडे होते हैं लकड़ी के, उन लकड़ी के डंडों का प्रयोग किया जाता है। आपको दिख रहा होगा इनके सामने जो व्यक्ति बजा रहा है लकड़ी के डंडों के माध्यम से इस नौबत को, तो ये आपका नौबत वाद्य यंत्र है। तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये अवनद्ध वाद्य है और आपको यहाँ पर डिटेल देके पूछा है कि ये क्या है, तो ये नौबत वाद्य यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार वाला, डाक विभाग द्वारा किस लोक देवता पर या किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? किस लोक देवता की, कंफ्यूज मत होना, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है, आराम से धैर्य से जवाब दीजिए। डाक विभाग मतलब जो भी लोग डाक टिकट जारी की जाती है वो केंद्रीय डाक विभाग के द्वारा ही जारी की जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये डिपार्टमेंट है। तो किस लोक देवता की फड़ पर पूछ रहा, ध्यान रखना, लोक देवता पर नहीं, फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी, फटाफट अपने जवाब कमेंट कीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। RS 2007 में प्रश्न पूछा गया था, ये आपके कांस्टेबल 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलो राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राइट आंसर साथियों आपका होगा देवनारायण जी। जी हाँ, देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया गया था सबसे पहले। अब साथियों कब जारी किया गया, कितने का जारी किया गया, कैसे, ये हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो डाक टिकट बताना चाहता हूँ जिस डाक टिकट को जारी किया गया था 1992 में। जी हाँ, देवनारायण जी की जो डाक टिकट है, देवनारायण जी की जो फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था वो जारी किया गया था 1992 में। जी हाँ, 2 सितंबर, अगर डेट भी पूछे तो याद रख लेना, 2 सितंबर 1992 में ये डाक टिकट जारी किया गया था। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए ये आपके स्क्रीन पर डाक टिकट है, देख पा रहे होंगे आप लोग। 1992 नीचे लिखा हुआ है, मतलब 1992 में ये डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी की फड़, ये आपके सामने जो देख पा रहे हैं आप, ये फड़ है देवनारायण जी की। और इस देवनारायण जी की फड़ पर कोने में देख रहे होंगे आप 500, मतलब 500 पैसे, मतलब 5 रुपये। तो ध्यान रखना 5 रुपये का डाक टिकट था, ये बात भी मोस्टली है, 5 रुपये का डाक टिकट था ये। देवनारायण जी की फड़ पर कितने रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था? 5 रुपये का डाक टिकट। कब जारी किया गया था? 2 सितंबर 1992 में। पहला लोक देवता था जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। साथ ही एक बात और ध्यान रखना आप लोग, देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया गया है, परंतु देवनारायण जी पर जो डाक टिकट जारी किया गया है वो जारी किया गया 2011 में। देखिए अगली स्लाइड में ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये भारत सरकार द्वारा वो ही 5 रुपये का देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया है, परंतु ये डाक टिकट कब जारी किया गया? 2011 में। तो देवनारायण जी पर डाक टिकट 2011 में, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट 1992 में। दोनों ही डाक टिकट कितने रुपए के थे? 5 रुपये के थे या 500 पैसे के थे। साथियों अगर मैं बात करूं आपके देवनारायण जी की, तो साथियों देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं। गुर्जर जाति में इनकी बड़ी चर्चा रहती है। साथियों अगर मैं बात करूं आपके गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। अच्छा, देवनारायण जी की फड़ की मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की फड़। जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन, जी हाँ, सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। अच्छा, सबसे प्राचीन तो है ही है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी है ये, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सबसे लंबी गाथा वाली फड़ भी यही है, सबसे लंबी गाथा वाली फड़। तो सबसे लंबी गाथा वाली फड़ पूछे तो जवाब आपकी देवनारायण जी की फड़, सबसे प्राचीन फड़ पूछे तो देवनारायण जी की फड़, और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ पूछे तो भी आपकी देवनारायण जी की फड़। फड़ों को अच्छी तरीके से आप लोग और पढ़ लेना, गहराई से पढ़ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है फड़ वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? भील जनजाति का बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य? देखो लोक नृत्यों की श्रृंखला बड़ी खतरनाक और बड़ी लंबी है। लोक नृत्य राजस्थान की
कला एवं संस्कृति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इन लोक नृत्यों को, लोक संगीतों को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके रखिए, इनसे बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भील जनजाति की बात करूँ तो अकेली भील जनजाति के लगभग 13 से 14 लोक नृत्य माने जाते हैं। केवल मैं भील जनजाति की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर उनमें से पूछ रहा है कि एक ऐसा लोक नृत्य जिसको लोक नाट्य के रूप में अभिनीत किया जाता है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जवाब दीजिए आपका गैर, घूमर, गवरी या फिर गरबा। चलिए राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा गवरी नृत्य। जी हाँ, बड़ा ही चर्चित और बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है, भील आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला गवरी नृत्य। इस गवरी नृत्य की बात करूं मैं तो साथियों, ये जो गवरी नृत्य है ये एक नृत्य ना होकर एक नृत्य नाटिका के रूप में ये अभिनीत किया जाता है। अब क्या होती है नृत्य नाटिका? इससे पहले जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे जो रेड कलर का बटन आपको शो हो रहा है, उस रेड कलर के बटन पर आप लोग प्रेस करके इसको सब्सक्राइब करें, और जो आपको बेल आइकन दिख रहा है इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अधिक से अधिक अपने साथियों तक इसको शेयर कर दीजिए, कम से कम जो प्रतियोगी साथी इस सीरीज को देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये प्रश्नोत्तरी सीरीज। तो आप इतना कर सकते हैं कि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अपने कम से कम 10 साथियों के साथ शेयर करें, कम से कम अपने 10 ग्रुपों में या 10 प्लेटफॉर्म पर आप लोग इसको शेयर करके और एक अच्छा आप प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मैं बात कर रहा था आपकी से गवरी नृत्य की। गवरी नृत्य की मैं बात करूं तो जो गवरी नृत्य है साथियों, एक नृत्य नाटिका है। नृत्य नाटिका का मतलब होता है, नाटिका का तात्पर्य होता है कि इसमें अभिनय किया जाता है। क्या किया जाता है? नृत्य के साथ में अभिनय किया जाता है। किसकी बात कर रहा था मैं? गवरी की। गवरी नृत्य भीलों का बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य गवरी नृत्य नाटिका है। अच्छा, नृत्य नाटिका क्यों है मैं बताता हूँ आपको। इस नृत्य नाटिका के अंतर्गत अभिनय किसका किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर भगवान जो शिव है, ये गवरी नृत्य ध्यान रख लेना, भगवान शिव की जो कथाएं हैं वो भगवान शिव की कथाओं या उनके जो कथानक है उन पर आधारित नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं गवरी नृत्य में। विशेष रूप से गवरी नृत्य में वो अभिनय किया जाता है, आपने ध्यान सुना होगा भस्मासुर वाली कहानी। भस्मासुर का पता आप लोगों को, भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दे दिया था कि आप जिस पर हाथ रखेंगे वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा, और उस भस्मासुर की, राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट रहती है, अधिकांश समय ये देखने को अपने मिला है। तो भस्मासुर ने सोचा कि यार क्यों ना मैं भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रख के देखूं। तो भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, भगवान शंकर भागने लगे, भगवान शंकर आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, शंकर जी आगे, भस्मासुर पीछे, और फिर अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और उसको नृत्य सिखाते की कला का प्रदर्शन करते हुए और उनको भस्म किया था, भस्मासुर को उन्हीं का हाथ रखवा के। तो वो वाली जो कथानक है वो बहुत ज़्यादा चलता है इस गवरी नृत्य के अंतर्गत। तो ये गवरी नृत्य है। अच्छा, इस गवरी नृत्य की बात करूँ मैं तो इस गवरी नृत्य को लोक नृत्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। ध्यान रखना, गवरी नृत्य को लोक नृत्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये प्रश्न काफी बार पूछ लिया जाता है। लोक नृत्यों का मेरु नाट्य तो कौन सा है? गवरी नृत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न का जवाब बड़े धैर्य से देना, ईमानदारी से देना, और आपके पास अगर राजस्थान का नक्शा पड़ा हो तो नक्शा निकाल लो पहले, क्योंकि ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न बड़े आ रहे हैं आजकल। आरएएस 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। आरएएस 2016 में। चलो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम, अब दो बातें ध्यान रखना। निम्न जिलों, जो नीचे जिले दे रखे हैं, देखो एक लाइन दे रखी है 4 जिलों की, इन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब पहले पूर्वी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और किधर की ओर बढ़ना है अपने को? पश्चिम, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना है। ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन दे रखे हैं बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। इनको क्रम से जमाना आप लोगों का। सबसे पहले पूर्व में कौन सा आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और अंत में कौन सा आएगा? पश्चिमी, पश्चिम में। तो फटाफट जवाब दीजिए। 1 3 2 4, या फिर 1 2 4 3, या फिर 2 1 3 4, या फिर आप लोगों का जवाब होगा 1 2 3 4। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए।
अगर आपके पास नक्शा, मैंने आपको बताया था पहले वाले अध्याय में भी, पहले वाली कड़ी में भी मैंने आपको बताया था प्रश्नोत्तरी सीरीज में कि आपको राजस्थान का मैप बिल्कुल आंखों में याद होना चाहिए। आंख बंद करते ऑटोमेटिक आपके सामने मैप आ जाना चाहिए। कम से कम 20 बार 30 बार आप मैप की प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मैप को भरिए, पूरा जिलों का अंकन करते चलिए, उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जिला किस स्थिति में आ रहा है। चलिए राइट जवाब की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सही जवाब जो आपका होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 1, 2, 4 और 3 ये वाला जो आपका जवाब है वो यहाँ पर सही माना जा रहा है। ये 2016 आरएस का प्रश्न था। देखिए 1, 2, 4, 3 का मतलब सबसे पहले पूर्व दिशा में आएगा बूंदी, उसके बाद आएगा अजमेर। अब यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो लगभग सही कर देते हैं। देखो जो प्रश्न आरएस या टॉपर लेवल के एग्जाम्स होती है वहाँ पर पता क्या होता है, 2 जवाब ऐसे होते हैं जो लगभग सिमिलर होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पर हमें देखो ये 2 जवाब लगभग सिमिलर है, तो ऐसे में क्या आंसर छाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बी है कि डी है। तो आप लोगों को अगर 1 या 2 का पता है तो भी आपका काम नहीं चलने वाला, आपको सारे जवाब आने चाहिए, तभी तो इसको आरएस एग्जाम्स कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो 1, 2, 4, 3 ठीक है। अब 4 मतलब आपका नागौर और उदयपुर में कंफ्यूजन है कि नागौर और उदयपुर में से पहले पूर्व दिशा में कौन सा आएगा। तो ये दोनों लगभग मतलब एक सिद्ध में है, परंतु अगर इसका पता लगाना है हमें तो पता लगेगा इससे किसका जो देशांतर रेखाएं हैं उन देशांतर रेखाओं से आप लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि पहले आएगा आपका कौन सा, नागौर, और उसके बाद आएगा उदयपुर। ठीक है, तो मैं इसको एक मैप के द्वारा और बता देता हूँ आपको। ये देखिए आप मैप पर, मैप देख पा रहे हैं आप। अब मैप पे देखिए आप, पहले नंबर पर मैंने बताया आपका कौन सा है, आपका बूंदी। तो देखो ये रहा बूंदी, इसको मैंने पहले नंबर पर बताया आपको बूंदी को, ठीक है, दिख पा रहा आपको। ये मैं लाइन खींच के बोर्ड बता देता हूँ आपको, ये बूंदी आ गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको अजमेर, ये देखो अजमेर रहा, ये अजमेर मुख्यालय से ध्यान रखना आप लोग, मुख्यालय में बात की जाती है यहाँ पर, और ये रहा आपका अजमेर का मुख्यालय। तीसरे नंबर पर मैं बात करूँ तो मैंने बताया आपको नागौर। अब नागौर का मुख्यालय देखो कहाँ है, ये रहा नागौर का मुख्यालय, ये 3 नंबर पर, और ये रहा नागौर का मुख्यालय। अब ध्यान रखो आप, चौथे नंबर पर मैंने बताया आपको उदयपुर, ये रहा देखो उदयपुर का मुख्यालय, ठीक है, और इसीलिए ये बाहर जा रहा है और लाइन पे आएगा चौथे पे, ठीक है। तो ये आपका जवाब होगा 1, 2, 4 और 3। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखो, और राजस्थान का जो नक्शा है उसको बिल्कुल आंखों में आप बहुत अच्छी तरीके से काजल की जैसे आप आंखों में डाल लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोपेन का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कोपेन का वर्गीकरण, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक, और आरएस में तो इसका बहुत बड़ा रोल है कोपेन के वर्गीकरण का। भूगोल आपने पढ़ी है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर कौन सा शब्द डूंगरपुर जिले के लिए उपयुक्त है? कोपेन वर्गीकरण के आधार पर कौन सा शब्द डूंगरपुर जिले के लिए उपयुक्त है? कोपेन का वर्गीकरण आपको पता होगा, कोपेन ने वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 4 भागों में उन्होंने वर्गीकरण किया था, और यहाँ पर उन्हीं 4 भागों का नाम दे दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पर पता लगाना है कि डूंगरपुर जो जिला है, कि डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा शब्द सटीक बैठता है, BSHW या BWHW, AW या फिर CWG। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये ध्यान रखना। और अभी लेटेस्ट में भी आया था, ये आपकी प्रयोगशाला सहायक जो 2019 की एग्जाम हुई थी, उस प्रयोगशाला सहायक 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी कमेंट कीजिए जवाब। साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, चलो फटाफट करो कमेंट। यहाँ पर राइट आंसर होगा AW। अब जिन बालकों ने ये कोपेन का वर्गीकरण सिद्धांत पढ़ रखा होगा उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या होता है ये AW। चलो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो भी ध्यान दीजिए, मैं इस स्लाइड में आप लोगों को पूरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बीमारी है ये AW और BSW वगैरह वगैरह। देखिए साथियों, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में जो जलवायु है, उस जलवायु को अलग अलग भागों में बांटते हुए कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, उसको हम लोग कोपेन का वर्गीकरण कहते हैं या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। अब साथ ही इन्होंने राजस्थान को मतलब मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, और 4 भागों के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको हम लोग BSHW, BWHW या AW और CWG के नाम से जानते हैं। देखिए साथियों, अगर मैं चर्चा करूँ विस्तृत रूप में तो 1918 की मैं बात कर रहा हूँ,
1918 में क्या हुआ, कोपेन ने 1918 में कोपेन ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। अब चारों भागों की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इनमें एक आपका था BSHW, ध्यान रखना BSHW। ये BSHW जो है इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क क्षेत्र। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, ध्यान रखना इसको। इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, अगला जो शब्द है वो है BWHW। और यहाँ पर BWHW का मतलब है आपका जो गर्म मरुस्थलीय भाग है, जी हाँ, जिसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थल कहते हैं। शुष्क गर्म मरुस्थल, ये जो मरुस्थलीय जिले हैं इसको BWHW की जो सिंबल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आपका CWG है जो है CWG का जो तात्पर्य है वो है अर्ध जलवायु क्षेत्र से, मतलब उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। और एक आपका बच गया AW, जो अपना जवाब है। AW से तात्पर्य है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है। तो यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है इसका मतलब है आपका दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान के मैं विशेष बात करूँ तो आपका जो डूंगरपुर क्षेत्र है वो डूंगरपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा जाता है। अच्छा, डूंगरपुर ही नहीं, आपका जो AW है इस AW के अंतर्गत आपका डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, दक्षिण का जो चित्तौड़, दक्षिणी भाग है जो चित्तौड़ का वो हुआ, और झालावाड़ हुआ। इन भागों को मुख्य रूप से AW के अंतर्गत रखा जाता है। कोपेन के वर्गीकरण को भाई विस्तृत रूप से आप लोग पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का वीडियो आवश्यक है। ये तो मैंने शॉर्ट में एक आपको बात बताई है, 1 घंटे का पूरा वीडियो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। कोपेन का वर्गीकरण जरूर आप लोग पढ़ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? बहुत हाईलाइट शख्सियत है वर्तमान में राजस्थान की। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। अगर हाल ही में एग्जाम्स होगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अगर कोई एग्जाम होती है तो वहां पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित और क्यों हाईलाइट, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्यों चल रहा है, कौन से खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, या जेवेलिन थ्रो, या फिर शॉर्ट पुट के लिए? चलिए साथियों जल्दी कमेंट कीजिए जवाब। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा डिस्कस थ्रो। बहुत ही चर्चित नाम है वर्तमान में। अगर मैं कृष्णा पूनिया की बात करूं तो साथियों वर्तमान में इन्होंने एक नई पारी खेली है, और ये जो राजनेता बन चुकी है। शार्दुलपुर विधानसभा से ये जो चूरू के अंतर्गत आता है वो विधायक है। और हाल ही में जो CI राजगढ़ के CI विष्णुदत्त बिश्नोई जो हैं उनके द्वारा जो आत्महत्या की गई है उस प्रकरण में इनका नाम कहीं ना कहीं खींचा जा रहा है, कहीं ना कहीं इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उनको लेकर हाईलाइट है राजस्थान में वर्तमान में कृष्णा पूनिया। तो साथियों ध्यान रखना कृष्णा पूनिया को लेकर, ये डिस्कस थ्रो की जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हुई है और बड़ा ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी कृष्णा पूनिया जी की। कृष्णा पूनिया की अगर मैं बात करूं साथियों तो कृष्णा पूनिया ने आपका जो राष्ट्रमंडल खेलते तो 19वें राष्ट्रमंडल जो खेलते 19वें राष्ट्रमंडल खेल 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने 61.51 मीटर थ्रो किया था। जी हाँ, ये रिकॉर्ड था इनका महिला डिस्कस थ्रो में 61.51 थ्रो फेंक कर, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ, स्वर्ण पदक विजेता थी ये, स्वर्ण पदक विजेता थी आपकी जो कृष्णा पूनिया। तो ध्यान रखना कृष्णा पूनिया से संबंधित ये डिस्कस थ्रो से संबंध रखती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आरएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए अगर आरपीएससी के बारे में नॉलेज नहीं है तो बड़ी शर्म की बात होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है, अध्यक्ष सहित, ध्यान रखना प्रश्न में, अध्यक्ष सहित अनुमत संख्या। ऑप्शन आपके 5, 6, 7 या फिर 8। जवाब फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। अगर राइट आंसर की ओर बढ़ूं मैं, यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 सदस्य संख्या। साथियों यहां पर जो आरपीएससी की वर्तमान में संरचना है, आरपीएससी की राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो राजस्थान में अधीनस्थ सेवाएं जो आपकी है, सॉरी राजस्थान में जो आपकी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका ये आयोजन करवाता है मुख्य रूप से। तो आरपीएससी की अगर मैं बात करूं तो पहले तो इसकी स्थापना की बात कर लेता हूं आरपीएससी की। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अच्छा साथियों, सबसे पहले आरपीएससी का जो गठन है वो जयपुर में किया गया था, परंतु मैं बात करूं पुनर्गठन के पश्चात, जब राजस्थान में जब राजस्थान का जब पुनर्गठन किया गया 1956 में, तो उसके पश्चात इसको घूघरा घाटी अजमेर में स्थापित कर दिया। तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? घूघरा घाटी अजमेर। तो स्थापित कब हुआ था? 1949 में, और मुख्यालय इसका घूघरा घाटी अजमेर में। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट बात नोट कर लीजिएगा, संविधान के जो भाग 14 है, संविधान के भाग 14 में इस बात का वर्णन है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, लोक सेवा आयोग होगा। ध्यान रखना इसका ना। अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात, अगर अनुच्छेद की बात पूछ ली जाए आरपीएससी को लेकर कि आरपीएससी का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 315(1) में ये दर्शित है कि राज्य में जो आरपीएससी का गठन किया गया है, अनुच्छेद 315(1) के अंतर्गत। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर आरपीएससी की पूरी डिटेल पूछे आपसे तो अनुच्छेद 315 से लेकर और अनुच्छेद 323 तक आरपीएससी की सारी डिटेलें दी हुई है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसकी संरचना को लेकर जो प्रश्न अपना था, संरचना, तो वर्तमान में संरचना है 1+7 = 8, और ये किया गया था 2011 में। जी हाँ, 2011 से पहले जो आरपीएससी में सदस्यों की संख्या थी वो थी 5, और 5 से बढ़ाकर और इन संख्या को किया गया है 7, ठीक है, और एक अध्यक्ष होता है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में संरचना कितनी है? 8 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। साथियों ये थी आपकी आरपीएससी और आज की हमारी प्रश्नोत्तरी 2.0 का ये पहला सीजन और पहला जो अध्याय प्रश्नोत्तरी 20 के रूप में। साथियों प्रश्नोत्तरी सीरीज जो 19 आपको कैसी लगी, अपने कमेंट, अपनी अमूल्य राय मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। अच्छा सबसे मुख्य बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अधिक से अधिक साथियों तक आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम लोग शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की असली परीक्षा आप लोगों के द्वारा की जानी है। क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज या जो भी आपको पढ़ाई के लायक मैटर मिलता है उस मैटर को अच्छा मैटर हो तो अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। साथियों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, सीखना बंद तो जीतना बंद, मतलब आप लोग सीखते रहिए और इस दुनिया में आप लोग अधिक से अधिक विक्टर, अधिक से अधिक आप जीत को प्राप्त करते रहिए। चलिए मुलाकात होगी अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।